अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में ये जो घंटे का निशान है इसे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल पाए। गुड मॉर्निंग। ईंट, मनके और अस्थियां के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोहरे और मुद्रांकन के बारे में। इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा लिपि के बारे में भी, या जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी उसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि वो क्या थी। ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहली जो हेडिंग है मोहरे और मुद्रांकन, इसके विषय में हम करेंगे चर्चा। मोहरे और मुद्रांकन, आपके सामने एक ये अभी इमेज आई है रोटेट होते हुए। अभी एक और इमेज आपके सामने, ये जो इमेज है आप इसको ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं पहली इमेज की। तो पहली इमेज में आप देखिए, ये जो है इमेज, ये हमारी जो इमेज है ये एक आयताकार इमेज है और इस पर यहाँ पे एक नाव का चित्र बना हुआ है। वहीं हम दूसरी इमेज की बात करेंगे। तो ये जो इमेज है हमारी, इस इमेज में आप कुछ चित्र बने हुए दिख रहे हैं। इतिहासकारों ने बताया कि ये जो चित्र बने हैं ये उस समय की लिपि है, हड़प्पाई लिपि है। कुछ मोहरों में जो और कुछ मोहरे हैं इनमें आप देखेंगे कि लिपि के साथ साथ, ये इन चित्रों के साथ साथ पशुओं के चित्र भी बने हैं। पशुओं के चित्र भी बने हैं। यहाँ भी देखिए आप, लिपि के साथ साथ एक पशु का चित्र बना हुआ है जो यूनिकॉर्न का है। एक सींग वाला जो जानवर यूनिकॉर्न, उसका ये चित्र है। तो चित्र देखने से आप समझ गए होंगे कि उस समय जो मोहरे होती थी उन पर पशुओं के चित्र या नाव के चित्र या हड़प्पा जो लिपि थी वो उकेरी गई थी या उन्हें चिन्हित किया गया था या उन्हें बनाया गया था इसके ऊपर, उन मोहरों के ऊपर। हम बात करते हैं कि ये मोहरे उस समय क्या काम आती थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो धनी लोग थे वो इन मोहरों का इस्तेमाल करते थे अपने व्यापार के लिए। और इन मोहरों में जो चित्र है या जो लिपि लिखी गई है इससे उनके नाम का और उनके पद का पता चलता था। तो अब हम अपनी किताब अगर देखेंगे तो हमारी किताब में इसको लेकर कुछ ही लाइन लिखी गई है और इनको पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि उस समय ये मोहरें व्यापार के काम में लाई जाती थी, व्यापार के काम में, मुद्रांकन के काम में लाई जाती थी। जैसे लिखा भी है, मान लीजिए उस समय किसी व्यक्ति ने अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो वह व्यक्ति अपने सामान को एक थैले में भरकर उसके मुंह को रस्सी से बांधकर, रस्सी से बांधेगा। रस्सी से बांधने के बाद उसके जो थैला है, थैले पे जो गांठ लगी है उसके मुंह पर थोड़ी सी गीली मिट्टी वो जमा कर लेते थे और उसके बाद उस पर एक या एक से अधिक मोहरों की सील लगा दी जाती थी। सील या दबा दिया, उसको दबा दिया जाता था मोहरों को।
जिसके बाद उस गीली मिट्टी पर उन मोहरों की छाप पड़ जाती थी। देखिए ऐसा ही एक चित्र यहाँ पर है। ये गीली मिट्टी है जो थैले के ऊपर लगाई गई थी और इस पर ये मोहर लगी है। मोहर पर ये यूनिकॉर्न की एक आकृति है और ये हड़प्पा लिपि। और जब ये थैला, मोहर लगा हुआ थैला या मुद्रांकन किया हुआ थैला अपने गंतव्य में, जहां पर इसको जाना था, जहां ये सामान भेजना था, वहां पहुंच जाता है और इस जो मुद्रांकन है इस पर कोई क्षति ना पहुंची हो या ये टूटा ना हो, तो उससे समझ लिया जाता था कि इस थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप लोग सोचिए कि आजकल भी क्या इस तरीके का कोई उपयोग किया जाता है, इन मोहरों का उपयोग किया जाता है। आप अपने स्कूल के संदर्भ में ही ले लीजिए। तो ये हो गया मोहर और मुद्रांकन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी मोहरें प्राप्त हुई है और इन मोहरों में क्या क्या चित्र हैं और ये मोहरें किस प्रकार की हैं। और इतिहासकारों ने इसके विषय में तो हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लगभग 250 मोहरें प्राप्त हुई है और इनका आकार आयताकार और वर्गाकार है। ठीक है, इन मोहरों पर पशु के चित्र और लिपि भी लिखी गई है। आप देख लीजिए, ये लिपि है, इस मोहरों पर लिपि लिखी है और यहाँ लिपि भी लिखी है और पशुओं के चित्र भी है। और जो मोहरें आयताकार हैं उन पर केवल लिपि लिखी गई है, यानी कि जिसमें चित्र बनाने के लिए जगह कम है, आयताकार है, उस पर केवल लिपि लिखी गई है। और जो वर्गाकार है मोहरें, उन पर पशुओं के चित्र बने हैं। और ये जो मोहरें बनी है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर मजुमदार का मानना था कि कुछ जो मोहरें थी उनको हाथी दांत से भी बनाई गई थी। जितनी भी मोहरें यहाँ प्राप्त हुई हैं उस पर अधिकतर जो मोहरें हैं उन पर चित्रात्मक लिपि, मुद्रलेख है। मुद्रलेख मतलब अंकित है, जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। यानी कि सामान्यतः हम जान पाएंगे कि ये जो चित्रात्मक लिपि है ये उस समय की हड़प्पा लिपि होगी। तो उसको हम कह सकते हैं कि उस समय की हड़प्पा लिपि भी मोहरों पर छपी है। ज्यादातर मोहरें जो मिली हैं उनमें मैंने अभी आपको बता दिया है कि एक श्रृंगी पशुओं की आकृति बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा कुछ मोहरें ऐसी भी हैं जिनमें अन्य जानवर भी अंकित हैं, यानी कि और जानवरों के भी चित्र बने हैं। लेकिन अभी तक जो मोहरें मिली हैं, करीब 2500 जो मोहरें मिली हैं, इस पर एक गाय, जो हमारी गाय होती है, गाय का चित्र नहीं मिला है। इसके अलावा जो कुछ मोहरें हैं उनमें केवल लिपियां ही हैं और अन्य पर मानव, अर्धमानव और आकृतियां, यानी कि मानव और अर्धमानव की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई है। अब हम बात करेंगे जो पशु हैं। पशुओं में जैसे हाथी, सांड, गैंडा, बाघ, ये प्रमुख रूप से हाथी, सांड, गैंडा, बाघ, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाघ प्रमुख रूप से दर्शाए गए हैं। व्याघ्र का चित्रण भी मोहरों पर हुआ है। कौन सी मोहरों पर? जो सिंधु प्रदेश में मोहरें मिली हैं। और जो सिंधु प्रदेश से बाहर मोहर मिली है उसमें से केवल जो कालीबंगा जो राजस्थान में है उसकी मोहर पर बाघ का चित्र मिला है। अब आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में इस तरह की जो मोहरें मिली हैं वो लगभग कितनी 1200 मोहरें मिली हैं। वीडियो स्टार्टिंग में
अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल जो मोहरें मिली हैं वो कितनी मिली है? 2500 जिसमें अकेले 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और इन मोहरों का जो आकार था लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच इनका आकार था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मोहरों के बारे में तो आप ये लिख सकते हैं। तो अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहरों के बारे में चर्चा की। तो आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिए पॉइंट बना के। और हम अब चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में या हड़प्पा लिपि के बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। इतिहासकारों ने इसे एक रहस्यमय लिपि भी नाम दिया है। आपको बता दें अभी तक जो मोहरें और मुद्राएं मिली हैं उनमें इन लिपियों को लिखा गया है और इनके संकेत लगभग 375 से 400 के बीच हैं। यानी कि इतनी चित्र इन्हें मोहरों और मुद्राओं पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो छोटे छोटे संकेत मिले हैं इतिहासकारों ने उसे सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट भी कहा है। इसे सैंधव लिपि, हड़प्पा लिपि या इसका एक नाम सरस्वती लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 300 और अभी आपको मैंने बता दिया है कि इसमें 375 से 400 तक के चिन्ह अभी तक ज्ञात हैं जो सब छोटे आकारों में हैं और आयताकार मोहरें। सॉरी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो लिपि थी इसको आप दाएं से बाएं पढ़ें, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो इतिहासकारों को ये लिपि मिली, ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इतिहासकारों ने इस लिपि को संस्कृत का आद्य रूप भी माना है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिस कारण से इतिहासकार इसको एक रहस्यमय लिपि कहते हैं। इस लिपि को पढ़ा क्यों नहीं गया है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इतिहासकारों को इस लिपि के द्विभाषिक शिलालेख प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण ये अगर उनको द्विभाषिक शिलालेख मिलते तो इन लिपियों को वो क्या करते, तुलना करते और उसका कुछ अर्थ निकालते। लेकिन द्विभाषिक शिलालेख अभी तक इतिहासकारों को कहीं मिल नहीं पाए हैं, जिस कारण से ये जो लिपि है हड़प्पा लिपि या सरस्वती लिपि या सिंधु घाटी की लिपि या सैंधव लिपि अभी तक रहस्य बनी हुई है और पहेली बनी हुई है इतिहासकारों के लिए। तो हमने आज अपने इस लेक्चर में हड़प्पा लिपि, मोहरें और मुद्रांकन के बारे में चर्चा की। परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में हड़प्पा लिपि के बारे में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप इसको लिख लेंगे या आपकी किताब की मैंने एक यहाँ पर PDF भी डाल रखी है, आप इसको भी देख लें। जो बातें मैंने आपको बताई हैं कुछ बातें इसमें भी लिखी हैं, तो आप इसे पढ़ लें और हड़प्पा लिपि के बारे में एक लेख लिखिए। इस तरीके से आप इसके बारे में, हड़प्पा लिपि के बारे में एक लेख लिख लीजिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।